अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने जो था वो थर्मामेट्रिक हीट को, टेम्परेचर को, थर्मामीटर को, फिर टेम्परेचर स्केल्स को डिस्कस किया था। फिर हमने स्पेसिफिक हीट को डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हीट कैपेसिटी। अब आपको जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट होगा कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, किसी चीज़ के अंदर कैपेबिलिटी कि कितनी वो एब्जॉर्व कर सकती है। हीट कैपेसिटी अब हमारे पास क्या है, किसी भी क्वांटिटी, कोई भी आप बॉडी ले लें, उस बॉडी का आपने क्या करना है, आप कहें कि उसका टेम्परेचर ना 1 केल्विन राइज करना है। कोई भी करंट टेम्परेचर है उस बॉडी का, उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन राइज करना है। उसके लिए जितनी भी हीट वो अपने अंदर एब्जॉर्व करेगी 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जो बॉडी, उसको उसकी हीट कैपेसिटी बोलेंगे। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट और 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। यानी 1 केल्विन टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज करें तो उसकी एनर्जी जितनी भी इंक्रीज़ हो गई उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है बेसिकली हीट कैपेसिटी का, वो हमारे पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है। यानी कि कितना टेम्परेचर आपने दिया, कितने हीट डेल्टा क्यू हमारे पास हीट होगी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, यानी कितनी हीट एब्जॉर्व हुई कितने हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर। डेल्टा क्यू का हमने फार्मूला पढ़ा था पिछले टॉपिक में। स्पेसिफिक हीट में एम सी डेल्टा टी होता है, ठीक है। एम हमारे पास मैथ है, सी स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी टेम्परेचर। डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला बन जाएगा सिर्फ एम और सी। एम हमारे पास मैथ है, यानी कि मैथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमारे पास स्पेसिफिक हीट के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा मैथ होगा उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी, उतनी ज़्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो ये हीट कैपेसिटी हो गया। उसके फ़ौरन बाद आगे जाएं, टॉपिक तो हमारे पास आता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट हमारे पास क्या है, बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब चेंज होती है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा तो उसे मेल्टिंग कहेंगे, और हमारे पास लिक्विड वापस सॉलिड में जाएगा तो उसे फ्रीजिंग कहेंगे। लिक्विड गैस में जाएगा तो बॉइलिंग, और गैस वापस लिक्विड में जाएगी तो कंडेंसेशन कहलाएगी। ठीक है। अच्छा जी, जब हमारे पास स्टेट चेंज होती है ना, तो हमारे पास थोड़े से कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं वाटर के केस में, उनको ना हम बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे हैं। होता क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट कहते हैं छुपी हुई या मख्फी, हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन आपको पता है कि किसको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जब कोई चीज़ मेल्ट होती है जिस पे उसे फ्यूजन पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड अ फ्यूजन पॉइंट, या मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन को पहले दिन। अच्छा, अब होता क्या है कि वाटर को जिस टाइम आप ना उसका टेम्परेचर को आप चेंज करना शुरू करते हैं, फ्रीज़ करना शुरू करते हैं ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने आइस को चेंज करना शुरू किया है वाटर के अंदर। आपको ये पता होगा टेम्परेचर लो करते रहें तो चीज़ हमारे पास आइस में चेंज होना शुरू हो जाएगी। 0 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आइस के अंदर ना चेंज होना शुरू हो जाएगी, चीज़ आइस में चेंज होना शुरू हो जाएगी 0 सेंटीग्रेड के ऊपर। 0 सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आइस के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि टेम्परेचर को और लो करें, टेम्परेचर को और कम करें, तो हमारे पास और ज़्यादा टेम्परेचर को कम होना चाहिए था। मतलब 0 सेंटीग्रेड के ऊपर आइस बनना शुरू हो जाए, आप टेम्परेचर को और लो कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा लो होता जा रहा है टेम्परेचर, तो -1 -2 के अंदर जाना चाहिए था, ठीक है। ऑब्वियसली यही रूल कहता है ना। जैसे हमारे पास आपने टेम्परेचर को कम करना शुरू किया हुआ है, तो 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ। 0 के ऊपर आके ना -1 होना चाहिए था फ़ौरन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर हमारे पास क्या करता है, ब्रेक लगा देता है -1 के ऊपर, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। 0 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज़ नहीं करता, उस वक्त तक राइज़ नहीं करता। आप टेम्परेचर को लो करते रहें, लेकिन 0 सेंटीग्रेड के ऊपर थर्मामीटर आपको फिक्स देता रहेगा। उस वक्त तक ये हमारे पास 0 ही रहेगा जब तक तमाम का तमाम लिक्विड आइस में चेंज नहीं हो जाएगा। तमाम लिक्विड आइस के अंदर चेंज हो जाएगा ना, तो उसके बाद टेम्परेचर हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा -1 -2। आप ये ग्राफ दे सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि आइस मेल्ट होना शुरू हुई 0 सेंटीग्रेड के ऊपर ना, ये 0 सेंटीग्रेड के ऊपर मेल्टिंग स्टार्ट हुई। 0 के बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये फिक्स हो गया,
चेंज नहीं हो रहा, उस वक्त तक फिर आहिस्ता 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 ये माइनस की तरफ जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, वो एक्स्ट्रा हीट जो एब्जॉर्ब होती है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं हो रहा लेकिन हीट तो हमारे पास कंटिन्यूसली उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही, कम हो रही है ना। तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग या एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रही लेकिन उसके अंदर मुसलसल डिक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। डेफिनेशन है इसकी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है आपने, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इसका लेटेंट हीट। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, हीट हमारे पास क्या हो रही है, उसके अंदर आ तो रही है, ठीक है, तो हमारे पास लेकिन उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं कर रही, टेम्परेचर हमारे पास उसका चेंज हो ही नहीं रहा, 0 सेंटीग्रेड के ऊपर फिक्स हो रहा है लेकिन हीट आ रही है। वो हीट जो उसके अंदर आ रही है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इसका फार्मूला है हमारे पास HF के साथ जिसे डिनोट करते हैं, डेल्टा QF बाय M इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा QF इज इक्वल टू M डेल्टा F। आइस चेंज इट एट 0 सेंटीग्रेड इनटू वाटर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.36 × 10⁻⁵ है जॉल पर केजी, यानी इतनी हीट उसे मिलेगी। वो तमाम की तमाम जब आइस में चेंज हो जाएगी तो वो उसके बाद टेम्परेचर में राइज होगा, डिक्रीज़ होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि वो हीट किधर जाती है, जो टेम्परेचर को क्यों नहीं इंक्रीज़ करी, वो हीट जाती किधर है जो आ रही है। तो असल में वो तमाम के तमाम जो मालिक्यूल्स हैं उनको फ्रीज़ करने के लिए वो यूज़ हो रही, टेम्परेचर लो हो रहा है फ्रीज़ होने के लिए। जैसे ही तमाम के तमाम लिक्विड फ्रीज़ हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो राइज करना शुरू करती है, ठीक है। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जब आप वाटर को बॉयल करना शुरू करते हैं तो मुसलसल टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होता है, 90, 95, 100 के ऊपर चीज़ ना बॉयल होने शुरू हो जाए। जैसे ही 100 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा फिर हमारे पास वाटर क्या करेगा, 100 सेंटीग्रेड के ऊपर वो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा। 100 सेंटीग्रेड के ऊपर उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, लेकिन आप मुसलसल चूल्हा लगा हुआ है, आप मुसलसल उसे हीट दे रहे हैं, बर्नर लगा हुआ, हीट प्रोवाइड हो रही है उसके नीचे से, मुसलसल हीट मिल रही है, ठीक है। लेकिन हीट मिलने के बावजूद उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, 100 के ऊपर फिक्स हो जाएगा, थर्मामीटर उसको कह रहा है कि 100 ही है। तो थोड़ी कुछ टाइम गुजरेगा, उस टाइम के बाद फिर 100 से 101, 102 होने शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। तो वो टेम्परेचर, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट के बाद विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रही है जो हीट, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। 100 सेंटीग्रेड के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है हीट लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, क्वांटिटी ऑफ हीट एट दैट चेंजेस द यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कम्प्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा लेकिन हीट एब्जॉर्ब हो रही है मुसलसल, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसे HV के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर वही क्वेश्चन आता है कि किधर वो हीट किधर जाती है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, वाटर जिस टाइम बॉयल होना शुरू होता है तो उसको कम्प्लीटली जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि वो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो वाटर के मालिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, उसको स्टीम में चेंज करने के लिए यूज़ हो रही होती है। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब तमाम का तमाम वेपर में चेंज हो जाता है, तमाम का तमाम स्टीम में चेंज होता है, उसके बाद फिर 101, 102 फिर चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लेटेंट। ये देख रहे हैं आप, टेम्परेचर फिक्स हो गया, उसके बाद ये एकदम राइज करना शुरू करता है, ठीक है। ये चक्कर है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एक आसान टॉपिक है, वो है वेपरेशन। वेपरेशन आपको पता है कि चीज़ का वेपर्स बन के जनाब बारिश होती है हमारे पास, तो जो हमारे पास पानी की सरफेस है ज़मीन के ऊपर, दरिया हो गए, समंदर हो गया, उनके अंदर से पानी मुसलसल वेपर्स बन के उड़ रहा है। वेपर्स हमारे पास क्या होता है, किसी भी बॉयल करना, जिस टाइम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद जो उसके अंदर से गैस निकलती है स्टीम की शक्ल में, उसे वेपर्स कहते हैं। लेकिन ये एवेपरेशन है, एवेपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होती है, ज़्यादा से किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो एवेपरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। एवेपरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस लिक्विड विदाउट हीटिंग। हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद इसके अंदर से हमारे पास क्या होते हैं, निकलते रहते हैं हर पॉसिबल टेम्परेचर के ऊपर। धूप से हमारे पास हो जाता है, ठीक है, धूप में अंदर किसी चीज़ को रखें, किसी गर्म जगह देखें तो हमारे पास वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
ऐसा होता क्या है कि हमारे पास जिस टाइम हम टेम्परेचर किसी भी चीज़ का हाई होता है धूप की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो जो हमारे पास फास्ट मूविंग उसके अंदर हाई एनर्जी वाले मालिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस को स्केप कर देते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा हो चुकी होती है तो वो सरफेस से निकल जाते हैं। तो और जो रिमेनिंग टेम्परेचर रह जाते हैं, जो रिमेनिंग एटम्स रह जाते हैं, उनकी हमारे पास टेम्परेचर ऑब्वियसली कम हो जाता है, तो उनकी हमारे पास टेम्परेचर कम होने की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होता है। वेपरेशन से हमेशा कूलिंग प्रोड्यूस होती है, हाई एनर्जी के मालिक्यूल्स सरफेस से निकल जाते हैं और जो रिमेनिंग मालिक्यूल्स रह जाते हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ आपने देखी होगी वेपरेशन के अंदर। तो वेपरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करती है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, वेट क्लॉथ ड्राई रैपिडली व्हेन, हमारे पास जो गीले कपड़े होते हैं धूप के अंदर आप बिछाएं तो वो आसानी से खुश्क हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? जिस टाइम धूप पड़ती है तो उसके अंदर से फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे स्केप होना शुरू हो जाते हैं लिक्विड की सरफेस से और आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी बॉडी के ऊपर पसीना आया और आप पंखे के नीचे चले जाएँ तो आपको कूलिंग फील होती है। इस तरह दरख्तों के नीचे चले जाएँ आपको कूलिंग प्रोड्यूस होती है। नील पॉलिश रिमूवर होता है, उसके अंदर स्पिरिट होता है, वो अगर आप नेल्स के ऊपर लगाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद वेपरेट हो जाता है, तो पीछे आपने देखा होगा कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठंडक का एहसास होता है। और वेपरेशन हमेशा कूलिंग प्रोड्यूस करती है। रीज़न मैंने बता दी कि क्यों प्रोड्यूस करती है, हाई एनर्जी के मालिक्यूल स्केप कर जाते हैं तो पीछे जो रह जाते हैं वो कम रह जाते हैं। और वेपरेशन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? सबसे पहले टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वेपरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड ही टेम्परेचर पे कर रही है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी वेपरेशन भी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सरफेस एरिया आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा एटम्स जो है ना वो बाहर निकले के काबिल होंगे और उतनी ज़्यादा वेपरेशन होगी। इसीलिए कपड़ों को फैला के रखा जाता है। जिस टाइम आप ऊपर धूप के ऊपर डालते हैं तो कपड़ों को फैला के डालते हैं, तो उससे हमारे पास वेपरेशन आसानी से होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एटम स्केप करके जा सकते हैं, ताकि हमारे पास आसानी से चीज़ कपड़े सूख जाएँ। तो सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा करेंगे उतनी वेपरेशन ज़्यादा होगी। इसके अलावा विंड जितनी हमारे पास ड्राई होगी और जितनी ज़्यादा चल रही होगी उतनी मालिक्यूल्स को वो ले के जाने के लिए मूव करने में आसानी होगी और उतनी ज़्यादा वेपरेशन होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतने मालिक्यूल्स को वो दूर लेके जाएगी। उसके बाद नेचर ऑफ द लिक्विड के अंदर हमारे पास है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी लिक्विड के अंदर उतना आसानी से वेपरेट होगा। पेट्रोल को बोतल खोल के आप रखते हैं वो सारा का सारा उड़ जाएगा, लेकिन वाटर को रखे वो नहीं उड़ेगा। ठीक है, उसको बहुत टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड करता है नेचर के ऊपर भी। ठीक है, ओके जी। तो ये हमारे पास टॉपिक था कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे